डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा ठहराव और अनुबंध में अंतर। अब हम आगे चलते हैं, इसी टॉपिक में हैं कि ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है एक इक्वेशन के रूप में। समस्त ठहराव जो हैं वो समस्त अनुबंध ठहराव हैं और समस्त ठहराव अनुबंध नहीं है। तो ये हमने जो देखा, इसमें अब ये इक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। ये कथन 100% सही है। इस कथन में अनुबंध और ठहराव की प्रकृति में भेद करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और अगर इस स्टेटमेंट का हम क्षेत्र के रूप में अगर इसे बांट लें तो ये भी संकेत करता है कि इस कथन की व्याख्या करने से पहले हम इस स्टेटमेंट को दो भागों में बांट लेते हैं। पहला समस्त अनुबंध ठहराव है और दूसरा समस्त अनुबंध ठहराव नहीं है। तो फर्स्ट हम देखते हैं समस्त अनुबंध ठहराव हैं। समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2E के अनुसार प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि ठहराव के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा वचनों का रूप और स्वरूप कैसा होगा, इसमें वैधानिकता का तत्व होगा या नहीं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के वचनों के आदान प्रदान से पक्षकारों में ठहराव का निर्माण हो सकता है। यानी इसमें राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव जो है वो नहीं है। अगर राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव है तो वो अनुबंध कहलाता है। और इस डेफिनेशन को हम अगर इसका एनालिसिस करें तो केवल वही ठहराव अनुबंध होते हैं जिनका राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सके। यदि ठहराव को राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता तो ठहराव ही बना रहेगा, अनुबंध नहीं बन सकता है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि अनुबंध के लिए किसी भी ठहराव में वैध अनुबंध के सभी लक्षण होने आवश्यक हैं। यदि ठहराव में किसी भी लक्षण का अभाव पाया जाता है तो यह ठहराव अनुबंध नहीं बन सकता है। किंतु प्रत्येक अनुबंध में ठहराव के सभी लक्षण अवश्य विद्यमान होते हैं तो प्रत्येक अनुबंध ठहराव अवश्य होता है। ठहराव के बिना अनुबंध का जन्म ही नहीं हो सकता। जिस तरह से पेड़ के लिए जड़ों का होना आवश्यक है, उसी तरह से अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक होता है। तो उसी प्रकार ठहराव के अच्छे होने का संकेत या ठहराव के विधान द्वारा प्रवर्तनीय होने पर पक्षकारों को एक दूसरे के प्रति वैधानिक अधिकार मिल जाते हैं। अन्यथा इस स्थिति में ठहराव का कोई प्रभाव नहीं होता। यह ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं बन सकता है। इसलिए हम निसंकोच ये कह सकते हैं सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। सेकंड हम इस स्टेटमेंट का पार्ट लें तो वो है समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। तो इसमें सभी ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते। इसका कारण ये है कि केवल वे ही ठहराव अनुबंध बनेंगे जिन्हें राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। प्रैक्टिकली ऐसे ठहराव हैं जिन्हें राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है, तो ऐसे ठहराव केवल ठहराव ही बने रहते हैं, वो अनुबंध नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ठहराव के मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि किस ठहराव किस तरह के होते हैं। जैसे पहला हम लेते हैं घरेलू और पारिवारिक ठहराव। यदि घरेलू या पारिवारिक ठहराव है तो पक्षकारों का उद्देश्य सामान्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है। परिवार में पक्षकारों का इस तरह का संबंध स्थापित करने का उद्देश्य नहीं होता तो यह ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं होता है। ठहराव फॉर एग्ज़ाम्पल परिवार के सदस्यों का शाम को भोजन बैठकर कोई भी बात करते हैं तो उसे एग्रीमेंट नहीं कहेंगे।
वो एग्रीमेंट होगा, अनुबंध नहीं होगा। तो ये ऐसा ठहराव है जिसमें पक्षकारों का उद्देश्य संबंध स्थापित करना नहीं होता है। सेकंड, इसमें आते हैं मैत्रीपूर्ण या सामाजिक ठहराव। पारिवारिक ठहराव की तरह ही सामाजिक ठहराव ऐसे ठहराव नहीं होते जिन्हें प्रवर्तित कराया जा सकता है। कुछ सामाजिक ठहराव ऐसे भी होते हैं जिनके करने का उद्देश्य पक्षकारों में वैधानिक संबंध स्थापित करना होता है, तो ऐसे ठहराव वैध होते हैं और अनुबंध बन जाते हैं। जैसे शादी का ठहराव, संतान को गोद लेने का ठहराव, ये अनुबंध बन सकते हैं। किंतु अगर कोई भी ऐसा ठहराव है जो कि सामाजिक रूप से जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं हो, तो ऐसे ठहराव ही बने रहेंगे, कभी भी वैध अनुबंध का रूप ग्रहण नहीं कर सकते। थर्ड, इसमें आते हैं राजनीतिक ठहराव। ये राजनीतिक ठहराव जिसका उद्देश्य सदस्यों में आपसी वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है, कभी भी वैध अनुबंध का ठहराव नहीं बनते। जिन राजनीतिक ठहराव का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होता है, वे ठहराव कभी कभी लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण अवैध भी हो जाते हैं। सामान्यतः प्रतिफल के बदले एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में मिलना या प्रतिफल के बदले में पक्ष या विपक्ष में मतदान करना, तो ऐसा ठहराव व्यर्थ ही नहीं है बल्कि लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण यह अवैध भी हो सकता है। फोर्थ, इसमें आते हैं व्यापारिक ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है। व्यापारिक ठहराव के बारे में सामान्यतः यही धारणा है कि ये ठहराव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। इन ठहराव का उद्देश्य एक दूसरे के प्रकार विरुद्ध कानूनी अधिकार प्राप्त करना ही होता है। किंतु ऐसे ठहराव में इस बात का उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि इस ठहराव को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकेगा, तो ऐसा ठहराव कभी भी कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है और ऐसा ठहराव सदैव ठहराव ही बना रहेगा, अनुबंध नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, इसमें आता है अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखने वाले पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार का ठहराव करते हैं तो ठहराव के न्यायालय से प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र सहमति के अभाव में किए गए ठहराव। यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन और कपट के आधार पर प्राप्त करता है, तो यह सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कही जाएगी और इस सहमति के आधार पर यह ठहराव पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। तथ्य संबंधी गलती के आधार पर ठहराव सदैव व्यर्थ ही होते हैं। बिना प्रतिफल के ठहराव। बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ ही होते हैं। इसके नियम कुछ एक एक्सेप्शन हैं, किंतु बिना प्रतिफल, सामान्य रूप से बिना प्रतिफल के ठहराव ही कहलाते हैं, अनुबंध नहीं हो सकते। नेक्स्ट है अवैधानिक उद्देश्य और प्रतिफल के ठहराव। अवैधानिक उद्देश्य प्रतिफल वाले ठहराव ही बने रहते हैं, क्योंकि ऐसे ठहराव अनुबंध का रूप ग्रहण नहीं कर सकते, यानी प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। अविवाहितों को छोड़कर किसी भी अविवाहित व्यक्ति या विधुर या विधवा का विवाह में रुकावट डालने का ठहराव व्यर्थ होता है। ऐसा ठहराव राजनियम द्वारा भी कभी भी प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, अतः यह भी अनुबंध नहीं बन सकता। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। कुछ अपवादजनक परिस्थितियों को छोड़कर व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव सदैव व्यर्थ होते हैं। ये ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं बन सकते। अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। जिन ठहरावों का अर्थ ही निश्चित नहीं हो, वह ठहराव भी व्यर्थ होंगे और अनुबंध नहीं बन सकते। बाजी के ठहराव। बाजी के ठहराव सदैव व्यर्थ होते हैं। ये ठहराव भी वैध का अनुबंध नहीं ले सकते। बाजी का मतलब शर्त लगाना या इस तरह का, आप कोई भी करते शर्त लगा ले ये जीतेगा या वो जीतेगा, ये तो इस तरह के ठहराव भी व्यर्थ ही होते हैं। असंभव घटना पर आधारित ठहराव। असंभव घटना पर आधारित ठहराव सदैव ठहराव ही बनते रहते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल है उस घटना का घटना, तो वो इम्पॉसिबल ही रहता है और वो अनुबंध नहीं बन सकता।
असंभव कार्य को करने का वाले ठहराव, जो काम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो ऐसे ठहराव भी अनुबंध नहीं बन सकते। जैसे दो समांतर रेखाओं को मिलाया जाना, समांतर रेखाएं जो है वो कभी नहीं मिलेंगी, वो समांतर रूप से चलती जाती हैं पर मिलती नहीं हैं। तो इस तरह का ये इम्पॉसिबल कार्य हो गया, तो ये भी अनुबंध नहीं बन सकता। भविष्य में अनुबंध करने के ठहराव, फ्यूचर में अगर आपने कोई भी अनुबंध करने का ठहराव किया है तो वो प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। ऐसे ठहराव सदैव ही ठहराव रहते हैं और कभी भी अनुबंध नहीं बनते। इसका कारण ये है कि कोई भी ठहराव तभी प्रवर्तित करवाया जा सकता है जबकि ठहराव की महत्वपूर्ण कंडीशंस जो है वो पहले से ही निश्चित कर ली गई हों। तो इस प्रकार प्रस्ताव ग्रहीता अगर ये कहता है कि यह प्रस्ताव लिखित रूप में तैयार होने के उपरांत उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, तो कोई अनुबंध जन्म नहीं लेता है। तो इस तरह से हमें जितना हमने अभी ऊपर देखा, तो उपरोक्त जितने भी लक्षण हैं, ये सारे लक्षण सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, किंतु ठहराव अनुबंध नहीं है। केवल वे ही ठहराव अनुबंध बनते हैं जिन ठहराव में वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व या लक्षण जो अभी हमने देखे वो पाए गए हों। अगर लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो वे ठहराव ही रह जाएंगे। तो ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार बीज में पूर्ण पौष्टिकता के सभी गुण सम्मिलित हैं, किंतु उसे बोने पर ही पौधा बनता है, फलता है, फूलता है। यह जो बीज, किंतु अगर बीज होता है और वो कभी भी जो है वो पौधा नहीं बन सकता, फल फूल नहीं दे सकता, तो वो इसी प्रकार ठहराव और इसको हमने इसमें लिया है। तो अभी हमने देखा कि अनुबंध क्या है और अनुबंध की डेफिनेशन क्या है और इसके आवश्यक तत्व हमने देखे। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में ये देखा। नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे।